हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बालकृष्ण पटेल सर से, जिन्होंने अभी ये 2025 का पीजी का एग्ज़ाम क्रैक किया है ऑल इंडिया 94 रैंक के साथ और इनको एनआईएस दिल्ली अलॉट हुआ है। तो सर आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम बालकृष्ण पटेल है और मैंने अपनी यूजी की पढ़ाई गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल से की है और अभी पीजी में एनआईएस दिल्ली में पीडियाट्रिक ब्रांच में एडमिशन लिया है। जी सर, तो आपने पीडियाट्रिसी क्यों लिया? पीडियाट्रिक मैंने लिया नहीं है, मुझे मिला है, लेकिन जी इससे पहले मेरा ये ड्रीम था कि मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से पीजी करूँगा। लेकिन जी चूँकि मेरा ये था कि क्लिनिकल ब्रांच में करना है एमडी की तैयारी, हाँ तो एमडी आगे जो है वो क्लिनिकल में करना था, तो जी मैंने पीडिया को सेकंड पे ऑप्शन रखा। जी। सर आपको ये डिग्री कब कंप्लीट हुई और आप एग्ज़ाम के लिए कितना समय मिला आपको? चूँकि मेरी इंटर्नशिप जो थी वो अगस्त में कंप्लीट हुई थी और हाँ। उसके बाद मैंने जैसे ही मुझे 27 मई को पता चला हम्म। कि हम लोग एलिजिबल हो गए हैं, तो फिर उसी दिन से मैंने पीजी की जो मेन स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी प्लान, वो सब हाँ कुछ बनाया और 1 मंथ में मैंने पूरा रिवीजन किया और जी। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दी। सर तो इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह लिया आपने? 1 महीने में कोचिंग पॉसिबल नहीं थी, जैसे कि मेरा ये प्लान था कि हाँ पूरा 1 साल का समय रहेगा, उसमें मैं कोचिंग भी लूँगा, टेस्ट सीरीज़ भी लूँगा हाँ और पूरा 1 साल पढ़ के अच्छे से अपना जो ड्रीम कॉलेज है एनआईएच, जी उसको अचीव करना था। लेकिन जब जैसे ही पता चला कि 27 मई को हम लोग एलिजिबल हो गए हैं, जी तो ड्रीम होता है, एनआईएच दिल्ली तो लेना था या हाँ एनआईएच नरेला लेना था, दोनों में हाँ से कोई एक कॉलेज चाहिए था। हम्म, तो उसमें मैंने ये सोचा कि एक ही महीने में मेरे को मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करता था कि वही लूँगा तो वही लूँगा, कैसे नहीं होगा। हम्म, तो शुरुआती दिनों में तो ये लगता था कि जैसे 27 मई 28 मई इस तक ये लगता था कि हमारे जीएचएमसी का फार्मेसी भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फार्मेसी ही मिल जाए, ये सोचा। लेकिन जैसे जैसे 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, तो उसमें मेरे होम्योपैथिक सब्जेक्ट कवर हो गए थे। तो फिर मुझे लगने लगा कि अब तो एनआईएच अचीव कर सकता हूँ और उसके लिए फिर मैंने डेली मैनिफेस्ट भी किया हाँ और बहुत अच्छे से पूरा 18 घंटे पढ़ के जी। उसको पूरा कवर किया। सर जैसे आपने ड्रीम के बारे में बताया कि मेरा ड्रीम कॉलेज था एनआईएस, तो ये कब से है? ये मेरा ड्रीम कॉलेज जब से मैंने अपने गवर्नमेंट कॉलेज में पीजीज़ को देखा था, तब से मुझे ये तो था कि पीजी करूँगा, लेकिन मेरा ये था कि कुछ बाहर से एक्सप्लोर करना है, बाहर बड़ी सिटी में जाना है, वहाँ से हाँ सीखना है कि वहाँ पे इतने पेशेंट की लाइन कैसे लगती है। हम्म, तो मेन ये था कि मुझे भी ऐसे पेशेंट की लाइन अपने चैम्बर के आगे लगानी है। हाँ तो इसके लिए मुझे बाहर के किसी अच्छे कॉलेज से पीजी करने का था। उसमें एक ही नाम आता है एनआईएच का, तो फिर मैंने एनआईएच को चुना। जी। तो सर आपने कब डिसाइड किया कि पीजी मुझे ये करना? मैंने थर्ड ईयर में ही डिसाइड कर लिया था, जैसे कि थर्ड ईयर आया था तो मैंने थर्ड ईयर हाफ हुआ था, उसके बाद मैंने पीजी की बुक्स ले ली थी, सक्सेस, टर्निंग, काइजेन, ये सारी बुक्स खरीद ली थी जी और उसके साथ क्रैक द एंट्रेंस भी खरीद ली थी और उसी टाइम से मैं बुक्स को देख लिया था, एक नज़र मार ली थी कि किस बुक में क्या अच्छा है, ये मुझे पता था। लेकिन फिर 2024 में मैंने 1 महीना पूरा क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, जिसमें यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस और मेडिकल ऑफिसर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जो केरला पीएससी, आंध्रा पीएससी, इनके क्वेश्चन जो काइजेन में दिए थे, सक्सेस में दिए थे, वो मैं कवर कर लिया था। हाँ साथ ही में हर साल का जो पीजी का एग्ज़ाम होता था, थर्ड ईयर के बाद मैं देखना चालू कर दिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें फाइनल ईयर में किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो मुझे आइडिया लग गया था। हाँ फाइनल ईयर में मैंने जैसे कम्युनिटी मेडिसिन हो गई, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो गया, इनके क्वेश्चंस भी कवर कर लिए थे फाइनल ईयर में ही। मतलब जो थ्योरी होती थी, वो थ्योरी भी मैं थोड़ा बहुत उसी से देख लेता था। लेकिन मेन मेरा जो हमारी बुक्स होती थी, जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में डेविडसन हो गई, कम्युनिटी की पार्क हो गई, तो इनको कवर किया, साथ साथ में इसके क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। जैसा कि मुझे फाइनल ईयर में ही पता चल गया था कि सक्सेस की बुक के अगर एमसीक्यू करना है तो आपको डेविडसन आना चाहिए। अगर आपने डेविडसन नहीं पढ़ी है तो आपके सक्सेस के एमसीक्यू नहीं बनेंगे। अगर आपको पीएसएम के एमसीक्यू बनाना है सक्सेस से, तो आपको पार का आना चाहिए। तो वहाँ मुझे पता चल गया था, तो डेविडसन मैंने स्ट्रॉन्ग कर ली थी उसी टाइम पे फाइनल ईयर में। जी तो ये मुझे फ़ायदा रहा कि बुक्स खरीदने का थर्ड ईयर से फाइनल ईयर से। जैसे थर्ड ईयर में मैंने ओब्स गायनी का डॉक्टर साक्षी अरोरा मैम की जो बुक आती है, उनको पहले से ही मेरा देखा हुआ था कि उसमें किस तरीके का पैटर्न है। उसकी थ्योरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्वेश्चंस मैंने नहीं किए थे उससे। हाँ तो ये था मेरा। जी। चल तो मतलब इसमें आपने ये सारी बुक्स बताई, तो ये आप साथ साथ पढ़ते थे अपने एकेडमिक के साथ या फिर कुछ अलग सेक्शन था इसके लिए कि इस टाइम पढ़ना मतलब है? जब मैं जैसे फ्री रहता था, जब मुझे बोरिंग लगता था कि एकेडमिक से थोड़ा हटके कुछ देखना चाहिए, तो वैसे तो मेरा होम्योपैथी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। हाँ थर्ड ईयर फाइनल ईयर में मैंने होम्योपैथी और सेमिनार पे भी ज़्यादा फोकस किया था। हाँ उसमें मैं अदर सॉन्ग, प्रोडक्टिव, ये सब भी ज़्यादा पढ़ता रहता था। लेकिन कई बार लगता था कि इन बुक्स में थोड़ा वैसा लगने लगा, तो अपन पीजी की तरफ थोड़ा देख लेता था, वहाँ पे एमसीक्यू लगा लेता था।
तो आपने इसके लिए कोई पर्टिकुलर नोट्स वगैरह कुछ बनाए थे या बुक्स? मेरा ऐसा था कि जो एकेडमिक में मैं नोट्स बना लेता था, लेकिन पीजी के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया। पीजी में केवल ये जो सक्सेस, टर्निंग, काइजन, इन्हीं बुक्स को रेफर किया था। ओके, तो आपने एक मंथ का ये ड्यूरेशन था, उसमें टाइम को कैसे डिवाइड किया था? एक महीने में जैसे मुझे पता चला था, तो सबसे पहले मैंने जिस दिन पता चला उसी दिन एक ग्रुप बनाया, मिशन टू क्योर करके ग्रुप है, हाँ जिसमें कि मेरे दोस्त भी है, जिसमें कि नाम लेना चाहूँगा, दीपक चिचाम हाँ और डॉक्टर राजन मोरे, अंजलि। तो ये लोग 4 से 5 लोग, गोविंद था। तो ये लोग बहुत सपोर्टिव भी थे, मोटिवेशन भी देते थे और इनको मैं गाइड करता था। पहले दिन से हमारा पूरा स्ट्रेटजी बन गई थी कि कितनी मेडिसिन पढ़ेंगे और कितने रिवीजन करना है। हाँ तो हमारा ये था कि एक दिन में आपको 25 मेडिसिन तक जाना है, लेकिन शुरुआत में 15 से स्टार्ट किया था। 15 से स्टार्ट किया, लास्ट तक 25 हो गई थी। तो एलेंस की नोट की मेडिसिन डेली पढ़ते थे। जैसे कि मेरा रूटीन हुआ करता था, 3 बजे से मैं उठता था, उसमें एलेंस की नोट मेरा ये रहता था कि जब तक मेरा एलेन की 25 मेडिसिन ना हो जाए हाँ तब तक मैं उठता नहीं था। तो भले 6 बजे 7 बजे तब तक मैं करता था। उसके बाद मेरा ये रहता था कि चाय नाश्ता करके फिर मैं क्या करता था, ऑर्गेनन करता था। ऑर्गेनन के मेरा ये था कि मेरे को 20 एफोरिज्म पर डे करना है, तो 20 एफोरिज्म ऑर्गेनन के कर लेता था। उसके बाद फिर मैं रिपर्टरी का सक्सेस से और टर्निंग से, काइजन से, मेन मेरा सक्सेस और काइजन पे फोकस था, तो उनसे कवर करता था रिपर्टरी को। और उसके बाद फार्मेसी, तो फार्मेसी पूरा मैंने सक्सेस से कवर किया, काइजन से किया। सक्सेस की पूरी थ्योरी को मैंने उस 3 से 4 बार किया था फार्मेसी का, और उसके क्वेश्चंस भी 3 से 4 बार लगा लिए थे, क्योंकि वो 1 घंटे में हो जाते थे। मेरे 400 क्वेश्चन होते थे, वो भी मैं बहुत स्पीड से लगा लेता था। मुझे पता था कौन सा नहीं आता, उसी पे फोकस करता था। उसके अलावा काइजन को भी मैंने 2 से 3 बार किया था, थ्योरी और क्वेश्चंस भी फार्मेसी के सर लिए। आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी ली थी? टेस्ट सीरीज मैंने नहीं की थी, लेकिन मैं सेल्फ एनालिसिस किया करता था। जैसे कि एक पेपर होता था, मेरे पास ओएमआर भी नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं एक पेपर लेता था, उस पर नंबर डाल लेता था। और मेरा ये रहता था कि मतलब पहली बार मैंने जब एग्जाम का पता चला, उसके दूसरे दिन मैंने एक मेरे पास स्क्रीनशॉट भी उसका, उसके दूसरे दिन मैंने ऑर्गेनन का टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 67% आ गए थे। तो वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर लूँगा। मतलब उसमें मैंने 1 घंटे में मतलब 100 क्वेश्चन कर लिए थे। तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन किए थे, 2 घंटे का पूरा टेस्ट था, तो उसमें मैंने 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा सही चल रहा है। फिर उसके बाद होम्योपैथी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन, जैसे रिपर्टरी का था, जैसे ही पता चला एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए, तो जो पहले के 4 दिन थे उसमें इंटर्नशिप में सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे दोस्तों के साथ मैंने क्या किया, 420 क्वेश्चन दिए थे सक्सेस में। तो उनको हमने पूरे दिन में, मतलब जैसे 4 से 5 घंटे में उन सारे क्वेश्चन को एक बार कर लिया। एक बार कर लिया, उसी में टिक लगा ली कि ये वाले नहीं बने। अब हम जब सेकंड थर्ड बार करेंगे तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो हमसे नहीं बने थे, तो हमारे टिक लगाए हुए क्वेश्चन से। और इस पूरे मतलब 1 मंथ के ड्यूरेशन में मेरे दोस्तों का काफ़ी सपोर्ट रहा, जिसमें कि मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जिसमें कि डॉक्टर नेहा वर्मा हो गई, डॉक्टर शिखा, इशिता, सुनील, दीपक और शिवानी पवार। इन लोगों का हमारा पूरा ग्रुप हुआ करता था, हम साथ में बैठते थे। और वहाँ पे जितने भी पीजी वाले हैं सर में वो लोग भी बोलते थे, मतलब तुम लोग क्या करोगे, इतना पढ़ के जाओगे कहाँ। हमारे जो सीनियर बेस थे वो भी हमें देखते थे, तो बोले कि तुम लोग हमें पढ़ा दो। मतलब इस तरीके की बातें होने लगी थी हमारे, मतलब कि इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे सब लोग कि अब तो करना ही है। तो ये बहुत माहौल छाया हुआ था उस दौरान। टीचरों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा कि तुम्हारी पीजी आ गई तो तुम लोग पढ़ो, तो वो काफ़ी हेल्प रहा उससे। जी, तो जो 1 मंथ का ड्यूरेशन था, तो उसमें कब आपको लगने लगा कि हाँ अब एनआईएस की तरफ मुझे है कि हाँ मिल जाएगा? 1 मंथ में पहले के जो मैंने जैसे कि बताया कि पहले के शुरुआत के 4 से 5 दिन तो मुझे नहीं लगा था कि एनआईएच में होगा, जीएचएमसी मिल जाए वही काफ़ी है, क्योंकि 1 मंथ था। लेकिन उसके बाद मुझे लगने लगा था कि मेरे क्वेश्चन, जैसे वहाँ पे हमारी एक फ्रेंड है आरती, वो क्वेश्चन पूछती थी, तो वो पूछती थी, मैं एक्सप्लेन भी कर देता, वो ये भी बता देता था कि ये वाले में यहाँ दिया है, तो ये कौन सी बुक से पूछ रही है, ये भी मुझे पता होने लगा था। तो फिर वहाँ पे मुझे, और जैसे कि सबका मैनिफेस्टेशन भी होता है, सबकी पॉजिटिव ब्लेसिंग मुझे लगी है। तो सारे पीजी वाले बोलते थे कि तेरा तो एनआईएच में हो जाएगा, तो वो मेरे ऊपर काफ़ी काम किया है। सर जैसे आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, तो इसमें आपने कैसे काम किया? मैनिफेस्टेशन पे मैंने ऐसे काम किया कि जैसे मैं पहले से भी इनमें जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जैसे पानी को चार्ज करना, खाने को चार्ज करना, इसको कैसे करते हैं कि जब आप खाना खाओ, पानी पियो, तो आप बोलो कि आपको क्या चाहिए। तो मैं बोलता था, मेरे दोस्तों को भी बोलता था कि सबका हो जाएगा। और मैं हमेशा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव माइंडेड पर्सन हूँ, जो हमेशा ये बोलता था कि सबका होगा, क्यों नहीं होगा। तो वो मेरा ये था। इसके बाद जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दे दिया,
तो मैं 120 क्वेश्चन करके आया था। उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि मेरे को तो मिलेगा ही सही, मिल जाएगा। और सबने भी बोला कि 120 कैसे कर दिए, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को तो बन रहे थे, मैंने किए, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही गलत जाएंगे, 30 गलत जाएंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगा था कि हाँ NIH में हो जाएगा। फिर उस दिन से मैंने लिखना भी चालू कर दिया कि जैसे मैं 11 बार सुबह, एक हमारा ग्रुप है मिशन टू के, उसमें 11 बार सुबह लिखता था कि मुझे NIH मिल चुका है। मतलब मिलेगा नहीं, मिल चुका है, ये मेरा था कि मिल चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलता था। तो ये मेरा डेली का था कि 11 बार सुबह मुझे पढ़ना है उसको लिख के, और 11 बार शाम को पढ़ना है, तो ये मेरा था। ओके, तो ये 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपने किया? हाँ, ये भी साथ साथ चलता था। जी। और घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा इसमें? घर वालों का ये सपोर्ट था कि उनको ये था कि 1 साल की तैयारी करना, तो उसके बाद हो जाएगा तेरा। लेकिन जैसे 1 मंथ का था, तो उसमें तो ज़्यादा मैं बात भी नहीं करता था उस टाइम पे, क्योंकि घर वालों से बात करने में भी मुझे लगता था कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। हाँ। जैसे डेली तो अपन 30 से 40 मिनट भी बात करते थे, लेकिन जैसे एग्जाम का टाइम आ गया था तो घर वाले भी 3 से 4 दिन में फ़ोन लगाते थे, ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस के लिए। बाकी काफ़ी सपोर्टिव थे। मुझे बुक्स के लिए और कभी भी किसी मतलब चीज़ के लिए मुझे वो नहीं करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। ओके, तो फिर आपने इस टाइम पे ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया? बीच बीच में मुझे ऐसा लगता था कि कैसे होगा, यहाँ से तो किसी का होता ही नहीं है, मतलब NIH जैसे इंस्टीट्यूट में आज तक तो कोई गया ही नहीं है, तो मैं कैसे चला जाऊँगा। और फिर ये लगता था कि नहीं, मैं तो कर लूँगा, किसी का नहीं हुआ तो मैं तो अलग हूँ ना, मैं अपना इंडिविजुअल हूँ, मैं तो कर लूँगा। ये मेरा पॉजिटिवनेस थी, उसकी वजह से मैं, और मेरे दोस्त काफ़ी हेल्पफुल थे, वो मोटिवेट करते थे कि तेरा हो जाएगा। हाँ। तो ये यहाँ से आया। अच्छा, जैसे आप एकेडमिक में भी काफ़ी अच्छे रहे यूजी के दौरान, तो फिर उसमें आपने मस्तियाँ भी की है या ओनली पढ़ाई की और डेडिकेशन? मुझे मस्ती तो नहीं बोल सकते, लेकिन घूमने का मेरा था कि घूमने फिरने का शौक है, खाना बनाने का शौक है, खाना अच्छा करता था, और घूमने का बहुत शौक है। मतलब घूमना तो मुझे एग्जाम के दिन भी बोल देते थे, क्योंकि मैं हमेशा साल भर पढ़ने वालों में से रहा हूँ। साल भर पढ़ के रख देता, लास्ट महीने में घूमता था। किसी एग्जाम के दिन भी मुझे बोल देते थे कि चल घूमने चलना है, तो मैं चला जाता था। जैसे पीजी की प्रिपरेशन के दौरान भी मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, ना घूमना छोड़ा। उसमें भी मैं शाम को, मेरा यही रूटीन रहता था कि मैं 1 घंटा तो मैं निकाल ही लेता था बाहर जाने के लिए। तो जैसे कि अपना भोपाल है, भोपाल में तो बदबदा साइड हम लोग जाते थे, तो डेली वहाँ का तो रूटीन हुआ करता था, ताकि मेरा माइंड भी फ्रेश रहे, और मंदिर भी मैं जाता था। ओके, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। हाँ जी सर, जैसे जैसे आपको पता चला कि आप एग्ज़ाम ये वाला दे रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या था? पहला स्टेप ये था कि एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। कोई भी एग्जाम में अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, तो आपको एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक माइंड मैप होना चाहिए कि किस तरीके से हमें रूपरेखा बना लो कि किस दिन क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी बुक को कितना टाइम देना है। क्योंकि अगर आप एक बुक को लेके बैठ जाओगे तो भी नहीं होगा, या सारी बुक्स को एक साथ लेके करोगे तो भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो जैसे फार्मेसी पढ़ रहे तो तीनों बुक को साथ साथ लेके करता था, ऑर्गन पढ़ रहा तीनों बुक को आमने सामने रख के, किसका कौन सा पोर्शन अच्छा है ये आपको पता होना चाहिए पहले से, तब जाके आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो फिर आपने वो 1 दिन का बनाया था या पूरे 1 मंथ का? वो जो मेरा प्लान था ये था कि पूरे मंथ का हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें किस हिसाब से करना है। जैसे मेरा सुबह का ये रहता था कि थ्योरी करना है, सुबह उठते के साथ मैंने बताया कि थ्योरी करता था। उसके बाद जैसे मेरा इंटर्नशिप की ड्यूटी रहती थी, वहाँ पे मैं ड्यूटी के साथ में, ड्यूटी मेरा रहता था IPD रहता था, तो उसमें IPD कवर करके फिर मैं तुरंत MCQ लगाना चालू कर देता, जिसमें भी मैं अकेला नहीं लगाता था, सबकी फौज बैठ के हम करते थे कि सारे दोस्त मिलके MCQ करेंगे। तो वो रात के 8 बजे तक हमारा ये सेशन चलता था। हम तो मतलब जैसे हमारा 7 बजे भी जा सकते थे, लेकिन 8 से 8:30 बजे जाते थे, जब तक हमारा टारगेट पूरा ना हो। फिर घर जाके थोड़ा बहुत PSM जैसे सब्जेक्ट, और अपना PSM के अलावा जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, इनको रात में करता था। क्योंकि जो कम इम्पोर्टेंस वाले टॉपिक थे, जिनके जैसे सब्जेक्ट जिनसे कम मार्क्स से क्वेश्चन आते थे, उनको मैंने शाम में किया, और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे जैसे PM और होम्योपैथी सब्जेक्ट, इनको सुबह करता था। जी चल, तो टॉप 3 बुक्स वो कौन सी थी जिनने सबसे ज़्यादा हेल्प की इस दौरान? टॉप 3 बुक्स में आ जाएगा सबसे पहले, अगर अपन बात करें तो सक्सेस की थ्योरी सबसे बेस्ट है। उसके क्वेश्चन मुझे काफ़ी बेकार लगे, जो कि कुछ हेल्प नहीं करे उसका, क्योंकि PG का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, और सक्सेस में 1 लाइनर है, जो 1 लाइनर आना बंद हो चुके हैं। टर्निंग पॉइंट के जो PSC के क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी हेल्पफुल है, उसी से एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आए। और AIPGT के जो 8 साल के पेपर थे, एज इट इज क्वेश्चन भी 10 से 12 क्वेश्चन एज इट इज आ गए, जिसे रखा का रखा आ गया क्वेश्चन, वही का वही। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। सक्सेस का जो 4th वॉल्यूम है,
वो सबसे यूज़फुल है। सक्सेस का फोर्थ वॉल्यूम में सारे क्वेश्चन पेपर ही दिए हैं, तो आपको क्वेश्चन ही लगाना होता है। जैसे क्वेश्चन का सेशन चालू हुआ है तो उसमें सक्सेस का फोर्थ वॉल्यूम, टर्निंग पॉइंट का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चंस वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा है, और थ्योरी में अलाइड सब्जेक्ट की टर्निंग पॉइंट की थ्योरी अच्छी है। होम्योपैथिक सब्जेक्ट के लिए टर्निंग पॉइंट की थ्योरी मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ। वहीं सक्सेस की होम्योपैथी सब्जेक्ट की थ्योरी काफ़ी अच्छी है। और काइजेन की बात करें तो काइजेन के एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन दिया है जो किसी बुक में नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए काइजेन होम्योपैथी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक है। उसकी थ्योरी सक्सेस के जैसी ही है, तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन काइजेन के एमसीक्यू जरूर लगाए ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन पढ़ा उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें पता चल जाएगी। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है उसमें। तो ये बुक्स आपने कितने बार रीड की हैं, पढ़ी हैं? जैसे कि एलेन स्कीनोट मैंने 4 बार पढ़ी थी, 1 महीने में 4 बार। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन मेरा 3 बार हुआ था आरी डजन से। और सक्सेस के क्वेश्चंस मैंने 2 बार लगा लिए थे। मटीरिया मेडिका के सक्सेस के क्वेश्चन मैंने 1 ही बार लगाए, उसके अलावा कोई बुक से नहीं लगाए। अब बात करें उसके बाद फार्मेसी, तो वो 3 से 4 बार क्वेश्चंस लगाए, सक्सेस से थ्योरी करी। काइजेन से 1 बार लगाया। उसके बाद अपना जो सब्जेक्ट आता है रिपर्टरी, तो रिपर्टरी का सक्सेस काइजेन इनसे किया था। और पीएम का सक्सेस से किया था। 2 बार मैंने सक्सेस के जो एमसीक्यू है पीएम के वो करे, और थ्योरी तो मैंने टर्निंग पॉइंट से बहुत अच्छे से उसको करी थी, और सक्सेस की भी करी थी जी। तो मैंने उसमें टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी, डेविडसन नहीं पढ़ी थी 1 महीने में, लेकिन पहले मैंने डेविडसन पढ़ी थी फाइनल ईयर में। सर, तो आप ये 1 महीने की तैयारी करके जब एग्जाम के दिन गए वहाँ पे, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था, एग्जाम के पहले का? एग्ज़ाम के पहले मैंने 3 दिन इतनी रील्स देखी कि मतलब मुझे ये लगा कि अब मैं सफिशिएंट हो चुका हूँ, और मतलब अब कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि इतना वास्ट सिलेबस है, अब क्या पढूँ उसमें से। और पढ़ूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना था, इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए मैंने नहीं पढ़ा। मुझे ये लगा कि जो टॉपिक मुझे आते हैं वो तो क्लियर ही है, जो नहीं आते वो तो अब 3 दिन में मैं क्या ही कर लूँगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा फ़ोन चलाया उस टाइम, क्योंकि 1 महीने से मैंने फ़ोन नहीं चलाया था। तो फिर मैंने काफ़ी फ़ोन, तो फ़ोन में कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर कॉमेडी? नहीं, मैं जो भी रील्स आती है वो देखा। अच्छा, नॉर्मल। और मेरा जो चैनल है बहुत दिन से मैंने उसको देखा नहीं था, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, उनको देखे जी। तो आप जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इनमें आप क्या कंटेंट डालते हैं? यूट्यूब पे मेरा जैसे कि रिपर्टरी के लेक्चर डले हुए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के डले हुए हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हैं। फिलोसफी पे सबसे ज़्यादा मेरा जो पेज वायरल है यूट्यूब का, तो फिलोसफी के पूरे फाइनल ईयर के लेक्चर डले हुए हैं। इंस्टाग्राम पे मैं होम्योपैथी मेडिसिन डालता था, जिसमें कि मैं रील्स बनाता था, जिसमें कि बहुत रूब्रिक्स के वीडियो है और मेडिसिन के पर्सनालिटी। कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता था कई बार कि पीजी के 3 साल करने के बाद भी क्या, उसके बाद भी तो आपको प्रैक्टिस ही करना है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि पीजी करना सब कुछ नहीं है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना सब कुछ है। तो मैं 3rd ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा, 3rd ईयर से ही मैं लग गया था प्रैक्टिस की तरफ, मतलब 3rd ईयर से मैं प्रैक्टिस करने लगा था। तो मैंने प्रैक्टिकल बुक्स ज़्यादा पढ़ी थी एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक और पीजी की बुक्स। फिर फाइनल ईयर में भी यही हुआ, लेकिन फिर मुझे हमारी एक मैम है डॉक्टर कोमल कंडोई मैम, तो उनने मुझे गाइडेंस दिया था। उनने मुझे बताया कि नहीं बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप 1 साल दो उसको पीजी को, और वो पूरा अलग है, पीजी अलग है और आपका एकेडमिक अलग है और प्रैक्टिस अलग है। तो पीजी के लिए इंटर्नशिप में उन्होंने मुझे गाइड किया था कि इंटर्नशिप में तुम कुछ भी मत करना, केवल पूरा 1 साल पीजी की तैयारी करना, उसमें प्रैक्टिस को छोड़ देना थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद जैसे पीजी मिल जाएगा फिर से फोकस करना। तो ऐसा मैंने सोचा था कि 1 साल में क्या करूँगा, पूरा 1 साल रह के तैयारी करूँगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे 1 महीने का टाइम मिला, तो उसमें मैंने पूरा प्रैक्टिस छोड़ के किया। लेकिन जैसे इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप में मैंने प्रैक्टिकल केस टेकिंग, और मेरे जो केस है, मैं तो केस पब्लिश भी करता था, तो उन पे ज़्यादा फोकस किया था कि मतलब जो मेरे खुद के केस हैं उन पे फोकस किया, और जो ओपीडी में सीखने को मिलता था, जैसे मेरे डर्मेटोलॉजी में लगी ड्यूटी, तो वहाँ पे मैंने माइंड रूब्रिक पे फोकस किया। वहाँ पे मैंने स्किन को कैसे माइंड रूब्रिक लेते हुए ठीक करते हैं वो सीखा। सर्जरी में मैंने सारे सर्जिकल टॉपिक्स को कवर किया था और सर्जिकल डिसीजेस पे फोकस किया था, उनको मैंने स्ट्रॉन्ग किया था। उसके बाद जैसे कार्डियो अस्पताल में ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ पे मैंने डिलीवरी कैसे करवाते हैं, उसके अलावा पीडियाट्रिक केस टेकिंग, पीडिया में कैसे डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इंजेक्शन लगाना मैंने पहली बार इंटर्नशिप में सीखा। तो ये सब चीज़ें मैंने पहली बार किया। जैसे ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, तो ये भी मैंने इंटर्नशिप में सीखा। जी। तो उसके पहले आपने क्लिनिक हॉस्पिटल को ज्वाइन किया? उसके पहले मैंने कोई क्लिनिक हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे होम्योपैथिक में जाना है। तो उससे मैंने डॉक्टर वीरेंद्र सर के यहाँ पे
होम्योपैथी सीखा था। बाकी उसके अलावा एलोपैथी के लिए मैंने कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया था। तो कब गए थे वहाँ पर? अब वहाँ पे मैं थर्ड ईयर ख़त्म होने के बाद गया था, थर्ड ईयर की एग्ज़ाम के बाद गया था। वहाँ भी Okay. मैं 15 दिन रहा था, लेकिन 15 दिन ही मेरे लिए सफिशिएंट थे। उससे मैं गाइड वहाँ से मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला और वहाँ से आके मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। हाँ, आपने जब एग्जाम दिया ये वाला, उसके बाद एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले का एक्सपीरियंस पहले बताऊंगा। एग्ज़ाम हाँ। हॉल में जाने से पहले मेरे सीनियर्स मुझे मिले थे, हाँ। तो उनने ही बोल दिया कि तू इतना टेंशन मत ले, तू क्या 2-2 बार पेपर देगा क्या, इतना जल्दी आ गया है, मतलब 8 बजे से आ गया है तो क्या 2 बार पेपर दे के जाएगा, मेरे हिस्से का भी दे दे। तो ये उनने बोला था, उनने ये बोला था तेरे को तो मिल जाएगा, तू मत, हमारा हो जाए बस, जीएचएमसी मिल जाए, तुझे तो एनआईएच मिल रहा है। तो उनने काफ़ी तारीफ भी की, वहाँ से भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिला था, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको कॉन्फिडेंस से जाना है। एग्ज़ाम हॉल में गया तो मुझे ये था कि मेरे को स्क्रीन को नहीं देखना था। हाँ। तो मैं नीचे और राइट साइड देखता रहा, दूसरों से बातें करता रहा। तो वो 2 घंटे गुजारने थे क्योंकि उससे पहले, और फिर जैसे ही पेपर आया तो पहला क्वेश्चन मेरा नहीं बना था। एक ही क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि ये मुझे नहीं आता। हाँ। 120 में से एक क्वेश्चन ऐसा लगा था जो मुझे लगा कि ये मुझे नहीं आता, वो पहला क्वेश्चन था, और उसको मैंने छोड़ा भी था। जैसे उसमें लिखा था कि जो नहीं आता उसको आप स्किप करके आगे जा सकते हो। हाँ। स्किप कर दिया था। फिर जैसे आगे बढ़ता गया तो फिर मेरे को तो ये था कि मुझे एनआईएच चाहिए और बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है, तो रिस्क भी ली मैंने। कुछ क्वेश्चन में मैंने रिस्क भी लिए, जैसे मुझे 50-50 लग रहा था तो उसमें मैंने 8 से 10 क्वेश्चन में लग रहा था। हाँ। तो उसमें मैंने रिस्क लेके लगा दिया। उसके बाद जो मैंने लास्ट में जो पहला क्वेश्चन छोड़ा था उस पर भी मैंने बोला कि इसको भी मैं लगा के जाऊँगा। तो मुझे सब लोग बोले थे कि 120 क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप अचीव कैसे करोगे? कोई बड़ी चीज़ अगर आपको अचीव करना है तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप 70 क्वेश्चन करोगे तो आप परफेक्ट, एकदम बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हो सकते। 70-80 क्वेश्चन में आप पूरे सही जाने के चांस नहीं है। 120 करोगे तो आपके 100 सही चले गए, तो फिर तो आप बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी उसमें आपकी। हाँ। तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, ये चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक मेरा फ्रेंड है, उसने भी पूरे 120 क्वेश्चन किए, लेकिन उसके बहुत ही कम नंबर आए। वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उससे भी पार ना हो पाया। तो ये चीज़ भी है कि आप सभी 120 क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें। जिसको कॉन्फिडेंस है वही करें, और जिसको लगता है कि वो कर सकता है, जिसका बन रहा है, वो करना चाहिए और रिस्क भी लेना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत लोग पछताते हैं कि हमने 120 या 100 क्वेश्चन क्यों नहीं करे, हमने 80 क्वेश्चन किए तो हमारे बहुत कम नंबर आए, इसकी वजह से बहुत उनको रिग्रेट हो रहा है। तो आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ, मैंने पूरे करे थे, 120 में से 120। तो ये एक क्वेश्चन का मैंने जैसे बताया कि वो छोड़ा था, लेकिन बाद में मैं उसको आखिरी में तुक्का मार के आ गया था। जी। तो आपने ये पहले से सोचा था कि पूरे करके आऊँगा, छोड़ूंगा नहीं, या फिर वहाँ ऑन द स्पॉट? पहले से मैंने सोच के रखा था कि मैं रिस्क तो लूंगा, क्योंकि आर या पार वाला सवाल वो था। हाँ। कि एक ही बार है और इसी बार में मुझे निकालना है, और पढ़ाई भी मेरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तो मुझे ये था कि मेरा जैसे एमसीक्यू लगा रहा था। हाँ। लास्ट में तो मेरे बन रहे थे, और मैं जैसे कि पढ़ाने में भी इंटरेस्टेड था, तो मैं पढ़ाता था, तो मेरे एक्सप्लेनेशन भी बन रहे थे। मैं एक्सप्लेन कर देता था कि इसका आंसर क्यों आ रहा है ये वाला। हाँ। उसका एक्सप्लेन कर देता था। तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस तो था 120 करने का। वो एग्जाम हॉल के बाद का एक्सपीरियंस? एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद जैसे मेरे को थोड़ा सा डिप्रेशन होने लगा, कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात से वो लगा कि सब बोलते थे 120 करके आ गया, अब तो तू गया। तो वहाँ पे मुझे सबने बोला कि 120 कर दिया, अब तो तू मतलब बिल्कुल तेरे नेगेटिव मार्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। हमने तो 90 क्वेश्चन किए, तूने 120 कर दिए, तो अब तो तू गया। हाँ। लेकिन मुझे लगता था, फिर मैंने क्या किया कि अपने यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट पब्लिश किया था, जिसमें मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डाले थे। तो उसमें मैंने 70 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड, 70 से 80 क्वेश्चन डाले थे, जिसमें कि मेरे लगभग 55 से 60 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड वाले में सही चले गए। तो उसके बाद जो मेमोरी बेस्ड वाले जब मेरे सही है, तो बचे मेरे 40 क्वेश्चन थे, तो उसमें भी मेरे को पता था कि आधे तो सही जाएंगे, पूरे तो नहीं गलत जाएंगे। तो फिर वहाँ पे मुझे लगने लग गया था कि हाँ, मेरा हो जाएगा और अच्छी रैंक आएगी, ये मुझे श्योर था मैं। तो आपने फिर कैलकुलेट भी की? जैसे ही 10 दिन बाद हमारा आंसर की आ गई थी, तो फिर मैंने उससे मैच किया था। तब मेरे जितने 295 मार्क्स आए थे, तो फिर उसके बाद भी 295 ही आए। और क्योंकि बाकी लोगों को चूंकि 10 नंबर का बोनस मिला, वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि 120 मैंने पहले ही कर दिए थे। हाँ। तो उसका मुझे नहीं मिला, बाकी सबको मिला था। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको मिला था। हाँ। तो फिर जब आपको पता चला आपके 295 आ रहे हैं, तब आपका रिएक्शन कैसा था? 295 आने के बाद पहले तो मैंने पिछले साल की रैंक देखी थी, जिसमें कि 2024 या 23 के हिसाब से देखे तो उसमें 40 रैंक आ रही थी। हाँ। तो तब मुझे पता चल गया था कि मेरा हो जाएगा, एनआईएच जैसा इंस्टीट्यूट मुझे मिल सकता है। हाँ। लेकिन ये भी डर लग रहा था कि इस बार काफ़ी
नंबर बढ़ गए हैं लोगों के, तो मेरा कहीं कोट्यम में ना हो जाए। हाँ मेरा जो, क्योंकि ड्रीम तो अपना एनआईएस था, हाँ पर अपन कोट्यम के लिए भी प्रिपेयर थे कि कोट्यम भी मिल जाएगा तो ले लूँगा। हाँ। ओके, फिर जब आपको फाइनली पता चला कि हाँ NIS दिल्ली अलॉट हो चुका है, आपका रिएक्शन और आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? जैसे मतलब हर फैमिली में होता है कि कोई भी रिजल्ट आता है तो फटाके फूटना, मिठाई बांटना, ये सब चालू हो जाता है। तो मेरा तो रिजल्ट आने से पहले जिस दिन मैंने मार्क्स जोड़े थे उसी दिन मेरी मम्मी ने तो सेलिब्रेशन चालू कर दिया था। ओके। उसके बाद फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी ऑफिशियल नहीं आया है। हाँ। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो अब तो मैं बहुत खुश था उसको लेके। जी फिर उसके बाद जो था कि कंप्लीशन लेके तुरंत एडमिशन की प्रोसेस करनी थी। जी। तो अभी आप जैसे जब दिल्ली गए थे कॉलेज एडमिशन के लिए, तो यहाँ का एक्सपीरियंस और वहाँ का एक्सपीरियंस क्या डिफरेंस है? जैसे कि मुझे लगता है कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। हाँ क्योंकि इंस्टीट्यूट तो सारे अच्छे होते हैं, वहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, हमारा कितना डेडिकेशन है। मैंने तो यहाँ जीएचएमसी में रह के भी इतना अच्छा कर लिया, तो मुझे ये है कि हम कहीं भी रहें वहाँ पे हम अपना बेस्ट दें। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ख़राब होते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं ख़राब होते, वो सब अच्छे हैं, अपन अपने ऊपर है। बाकी दिल्ली का ये रहा कि बहुत अच्छा मुझे लगा। मतलब वहाँ पे मैंने हॉस्टल देखा, कॉलेज देखा, वहाँ के आईपीडी ओपीडी, उसके अलावा वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह ये सब, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, तो ये काफ़ी हैप्पीनेस आ गई उसको देख के मुझे। जी। तो फिर आप वहाँ के लिए तैयार हैं? हाँ, उसके लिए तो मैं पहले से ही प्रिपेयर था कि जैसे ही मुझे अलॉट हुआ तो मैं तुरंत ही उसी दिन मैंने रिजर्वेशन कर लिया था। हाँ और मैं बिल्कुल ही ऐसा था कि जहाँ भी मिले, चाहे कोलकाता मिले, दिल्ली मिले, कोट्यम मिले, मैं प्रिपेयर था। ओके। तो जैसे आपको पता चला कि आप कॉलेज अलॉट हो चुका है फाइनली, तो आपने इतनी सारी जो मेहनत की थी यूजी में भी की और एक मंथ में भी की, तो आपको क्या लगा कि हाँ मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई कैसा? मुझे ये लगता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो पढ़ता ही रहता है, पढ़ाकू, ये सब टैग मिल गए थे। तो हाँ जो पुरानी पढ़ाई थी वो काफ़ी काम में आई, जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था। एक चीज़ मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं अक्सर, खुद का ईयर हुआ उसके बाद उस ईयर पे फोकस नहीं करते, लेकिन मेरा जस्ट अपोजिट था। हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स जो बैक में चले गए थे उनको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया था और जूनियर्स को भी पढ़ाता था। तो मेरा ऐसा होता था कि दूसरों की एंजाइटी को मैं फील कर सकता था कि यार इसने साल भर नहीं पढ़ा तो इसका कैसे ये पास होगा। इसका मुझे ये लगता था कि इसने तो पढ़ा नहीं, अभी मेरा दोस्त है कहीं इसका बैक ना जाए। तो इसके लिए मैं फिर वो रात भर उसके साथ बैठ के उसको पढ़ाया करता था। तो जैसे जब मैं सेकंड में था तब मैं जूनियर्स को या मेरे दोस्तों को फर्स्ट ईयर पढ़ाया, फिर थर्ड में था तो सेकंड का पढ़ाया, फाइनल में आके थर्ड का पढ़ाया, इंटर्नशिप में फाइनल का पढ़ाया। तो इससे मेरा थ्योरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और यूट्यूब चैनल में एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन करनी होती है, तो उससे मेरा बेस काफ़ी क्लियर था। और AIPGT और PSC जैसी एग्जाम्स के लिए बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हेवी क्वेश्चन या काफ़ी, जैसे रोम्स की बात करते हैं अक्सर हम, तो रोम्स जैसी बुक्स की बजाय मुझे लगता है कि बेसिक आना चाहिए, जैसे कि ओवरी की नॉर्मल एनाटमी से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आना चाहिए, ना कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिसीज पार्ट और ये सब नहीं आता। जी। बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, कोई अभी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, अभी आया कॉलेज और वो सोच रहा है कि मैं अभी से पीजी की तैयारी स्टार्ट कर दूँ, तो आप उसको कैसे गाइड करोगे कि क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट ईयर से पीजी की तैयारी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ईयर मतलब घूमने फिरने के लिए होता है, एंजॉयमेंट के लिए होता है, खेलकूद जो भी करना है आपको, दोस्ती यारी के लिए होता है, तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं करना चाहिए। सेकेंड ईयर में आपको थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ जाना चाहिए, और सेकेंड ईयर में जैसे पैथो आती है तो डिसीज पार्ट वगैरह पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। उसमें भी आपको ना तो हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, ना तो कोई क्लिनिक करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे। डिसीज ही नहीं आती तो आप क्लिनिक पे नहीं जा सकते। उसमें आपको इंजॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए। थर्ड ईयर में आके थोड़ा सा आपको क्लिनिक भी ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से। हॉस्पिटल भी कर सकते हो और क्लिनिक भी कर सकते हो। साथ में जो बुक्स आती है उनको देख लेना चाहिए थर्ड ईयर में, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। जो हम लोगों को लगता है ना कि एकदम से कैसे करूँ, जितनी एंजाइटी होती है कि एकदम से अभी तो मैंने बुक ही नहीं देखी, पैटर्न ही नहीं पता, तो बुक्स खरीद के रख लो, क्योंकि वो तो आपको खरीदना ही है, तो पहले ही खरीद लो तो आपको आइडिया लग जाएगा उससे थर्ड ईयर से। जी। और थर्ड ईयर में आपको होम्योपैथी पार्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपका होम्योपैथी में बेस वीक रहेगा तो लाइफ लॉन्ग वीक रहेगा, इसलिए थर्ड ईयर फाइनल ईयर में होम्योपैथी पोर्शन को अच्छा कर लेना चाहिए। ओके सर, और जैसे अगर कोई एक साल का ड्रॉप लेके पीजी देता है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या है उसका प्लान एक साल का ड्रॉप लेके करता है तो उसको बेसिक बुक भी वो कवर कर सकता है। पहले के 6 महीने वो टेक्स्ट बुक भी कर सकता है, और लास्ट के जो 6 महीने हैं उसमें टेस्ट सीरीज के साथ में जो अपनी
पीजी की बुक्स है उनको अच्छे से कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ही महीने से अपन पीजी की बुक्स को कवर करें। पीजी की बुक्स जो है वो लास्ट के 4 महीने में भी कवर हो सकती है, लेकिन जो थ्योरी की बुक्स है जिनका बेस क्लियर नहीं है उनको अपना बेस पहले क्लियर करना चाहिए। जैसे मान लो गाइनियोप्स का टॉपिक की बात करें, एंडोमेट्रियोसिस और ऐसे जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, पीसीओडी हो गया, प्रोलेप्स हो गया, तो ये टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे तब जाके आपके एमसीक्यू बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सक्सेस का क्वेश्चन ही रट्टा मार लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सक्सेस उठाई उसके क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस का क्वेश्चन आएगा या टर्निंग का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहीं के नहीं आएंगे, टॉपिक आएंगे। क्वेश्चन एज इट इज नहीं आने वाले, टॉपिक उसमें जो दिया है उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि एआई का मेरे इसमें काफ़ी यूज़ रहा। जैसे चैट जीपीटी, उसमें मैंने क्या किया था कि जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के साइन आते हैं, पीजी के एग्जाम में साइन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो साइन में मैंने क्या किया कि उसमें डाल देता था कि सिस्टम वाइज 100 साइंस। हाँ। तो वो फॉर नीट पीजी मैंने जितना भी चैट जीपीटी से पूछा वो नीट पीजी का पूछा, एआईपीजीटी का कंटेंट नहीं पूछा था। हाँ। तो वो मैंने वहाँ से देखा। जैसे मरमर आता है पीजी में, तो मैं मरमर डाल के पूरे सारे मरमर चैट जीपीटी से पढ़ लेता था। हाँ। जैसे वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता था ईसीजी और जो अपना जेवीपी का कॉन्सेप्ट है ये भी, तो वो मैं चैट जीपीटी से पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता। जब तक मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक मैं उस टॉपिक या उस क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन क्लियर बनाने के लिए। आजकल क्वेश्चन वन लाइनर नहीं आते। अभी क्या क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि मेज द कॉलम के 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपके जो असर्शन रीज़न है ये 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट वाले 20 क्वेश्चन आएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि वो रहेंगे, क्या बोलते हैं उसमें, कि 5 पॉइंट दे दिए उसमें से आपको चूज़ करना रहेगा, और कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें ईयर दिए हैं, ईयर का सीक्वेंस जमाना है। तो अरेंजमेंट वाले भी 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, अरेंजमेंट से आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन किसी पीजी की बुक में नहीं दिए हुए हैं। या आपको कैसे पता चलेंगे, जो पीजी के प्रीवियस ईयर के पेपर है, वहाँ 8 साल के 10 साल के जो पेपर है उनको देखेंगे, पीएससी के पेपर में और पीजी के पेपर में सेम पैटर्न है। तो उसमें भी इसी तरीके से, जैसे कि मैंने जितने भी लेटेस्ट पेपर थे, उड़ीसा का हो, आंध्रा का हो, केरला का हो, कोलकाता का हो, ये सारे पीएससी के पेपर भी मैं देख लिया था। तो उससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अपन को लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है। तो हमें ना मेन जो फोकस करना चाहिए कि जो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस पर फोकस करें, ना कि बुक्स पे फोकस करें। हम लोगों का ये रहता है कि सक्सेस के कर ले तो काफ़ी है, हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, उससे नहीं होगा। आपको बेस क्लियर होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए। और जैसे कि रैंक लाने के लिए, जैसे टॉप 20, टॉप 30 या अंडर 100 आने के लिए आपको बेस क्लियर होना चाहिए। साथ में आपको पूरा उसका एग्जाम का पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। जैसे मेज द कॉलम, मेरा एक भी क्वेश्चन मेज द कॉलम में गलत नहीं गया, क्योंकि उसमें लॉजिकल रहता है। अगर 2 भी बन रहा है तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन जहाँ स्टेटमेंट की बात करें तो वो आपके गलत जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर वहाँ आप एक में भी श्योर नहीं हो, असर्शन रीजन, वो गलत जाने के चांस ज़्यादा है। और अरेंजमेंट में भी आप लॉजिक लगा के बना सकते हो, तो काफ़ी लॉजिकल आता है। मुझे लगता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो 50% लॉजिक लगा के भी सोल्व कर सकते हैं, ना कि रट्टाफिकेशन, क्योंकि आजकल पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। बिल्कुल। चल, तो आप जब यूजी में थे तब कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और एक महीने में कितने घंटे पढ़ाई की? यूजी में मेरा ऐसा रहता था कि जब तक मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरा ग्रुप है, तब तक मैं घूमता फिरता रहता था, उनके रूम पे बैठा रहता था, पार्क में जाता रहता था, मंदिर जाता था, ये सब करता था। लेकिन जब मेरे दोस्त घर चले जाते थे, जब मैं बोर होता था तब मैं पढ़ता था। तो मतलब मेरा ये था कि जब मैं बोर हो रहा है, अकेला, जहाँ अकेलापन फील हुआ उसको मैंने पढ़ाई का वो बना दिया कि जब पढ़ूंगा तब, जब मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन लग रहा है, तब मैं पढ़ लेता था। तो ताकि मेरा टाइम पास भी हो जाता था, और फिर जब जैसे दोस्त आ गए तो फिर घूमना फिरना ये सब चलता रहता था। और एक महीने में कितने घंटे पढ़ाई की? एक महीने में तो मैंने घूमना फिरना काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन उसमें मैंने सुबह से, मतलब जैसे 3 बजे से ही अपना रूटीन शुरू हो जाता था, तो रात के 11 तक रहता था। तो तब तक फिर एग्जॉस्ट हो जाता था। सोते कितने टाइम? 6 से 7 घंटे का रहता था। दिन में भी कभी कभी आधे घंटे की नैप ले लेता था, क्योंकि जैसे 2 बजे जाना होता था तो मैं सोचता था कि 1 बजे से थोड़ा सो लूँ, फिर उसके बाद कॉलेज जाके फिर से एमसीक्यू करना रहता था। ओके सर, आपकी टॉप 3 थिंग क्या थी जिनने बहुत ज़्यादा हेल्प किया आपको इस एग्जाम में? इस एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रुप स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकेले पढ़ोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ग्रुप स्टडी से आपको ये रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों, उसका लॉजिक पता चलेगा आपको। तो साथ में क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी खुद से रिवीजन करो,
ये सबसे मेन है। और दूसरा ये है कि पहले से पढ़ना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 1 मंथ, साल भर से 6 साल से कुछ नहीं किया और 1 मंथ में आप ऑल इंडिया रैंक लाके आप NIH जैसे इंस्टीट्यूट या फिर टॉप 10 टॉप 100 में आ जाओ, ये नहीं पॉसिबल है। तो आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा, या पिछले जो UG के साल है उसमें भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा ये है कि अक्सर हम देखते हैं कॉलेज नहीं जाते बच्चे, तो कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपने जो सुना है, जो टीचर ने, जो PG ने आपको बताया है, वो आपको याद रहेगा। एग्ज़ाम के दिन वही क्लिक होगा कि वो मैम ने ये लाइन बताई थी तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया। हाँ। तो जितने भी क्लास करते हैं वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट होगा, मतलब जैसे रेगुलर रहना चाहिए, उससे काफ़ी हेल्प होती है। सर, आपने तैयारी के दौरान कौन कौन सी 3 गलतियां थी जो आप बताओगे खुद को, अगर पीछे आप जा पाओ कि मैं, अगर मैं समय में पीछे जा पाऊँ तो बोलूँगा कि नहीं, तुम्हें ये गलती नहीं करनी है? अगर मेरी खुद की पर्सनल, जैसे कि अक्सर बच्चे देखते हैं कि पेपर दे दिया, नंबर आ गए, एनालिसिस नहीं करते। मैं एकमात्र स्टूडेंट हूँ जिसने कि पेपर अच्छा जाने के बाद भी एनालिसिस की थी। मैंने जो क्वेश्चन गलत गए उनको लिखा, उसमें क्या था, क्या सोच के लगाया था, वो मैंने सोचा, उस पर एनालिसिस किया, आत्ममंथन किया। तो उसमें मैंने देखा कि मेरा जो रिपर्टरी वाला क्वेश्चन था उसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत गए। क्यों गए? क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो रूब्रिक हंटिंग आई थी वो इस बार काफ़ी सक्सेस टाइमिंग इससे नहीं आई थी, उसमें ओरिजिनल बुक से दी थी तुमने रूब्रिक हंटिंग। तो वो वाला पोर्शन जो है 5 क्वेश्चन वहाँ से मेरे गलत गए, रूब्रिक हंटिंग वाले। क्योंकि रिपर्टरी से इस बार 18 क्वेश्चन आए, मैंने कैलकुलेट किए थे, 18 क्वेश्चन रिपर्टरी से आए थे, जिसमें मेरे 5 से 6 क्वेश्चन गलत गए थे। तो वो रूब्रिक हंटिंग वाला पोर्शन, क्योंकि हमने जो ओरिजिनल बुक है उसको रिविज़न नहीं करा, उसको नहीं देख के गए, तो वो हमें देखते रहना चाहिए। जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आजकल रिपर्टरी आ गई, तो आप ओरिजिनल बुक के एंड को देखा करो, बोगर बोनिंग को देखना चाहिए, तो ताकि रूब्रिक हंटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। दूसरा, मटीरिया मेडिका में जो कॉमन नेम वगैरह है, इसको हमेशा से पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में याद नहीं होगा आपको, तो साल भर से उसको पढ़ते रहना चाहिए। और जैसे कि FMT और ये से सब्जेक्ट जो हम सोचते हैं ना कि हम लास्ट टाइम में नहीं कर सकते, उनको इंटर्नशिप के शुरुआती दौर में या फिर जब आपका 1 साल का टाइम रहेगा तो उसमें शुरुआत में ही, क्योंकि ये काफ़ी बोरिंग भी रहेंगे और इनको लास्ट में नहीं कर सकते, तो इनको पहले से इनका बेस क्लियर कर लो, शुरुआती महीनों में इन जो बोरिंग सब्जेक्ट है उनको कर लो। और कम्युनिटी मेडिसिन जो है उसको भी आपको क्वेश्चंस भी करना होगा, उस पर भी काफ़ी कमांड करनी होगी। तो मेरे जो वीक सब्जेक्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे ऑर्गन, फार्मेसी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये मेरे मतलब PM में मेरे 2 क्वेश्चन गलत गए, ऑर्गन में 0 क्वेश्चन गलत, और फार्मेसी में भी कोई गलत नहीं गया। मटीरिया भी काफ़ी अच्छा गया था। तो जो गलत गया वो रिपर्टरी वाला पोर्शन मेन मुझे लगा कि रिपर्टरी में रूब्रिक हंटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और वो ओरिजिनल बुक वाला देखना चाहिए हमें, ताकि हम फिर टॉप 3 में भी आ सकते हैं ऑल इंडिया में उसके लिए, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अगर हम मार्क्स की बात करें तो अगर आपके 305 नंबर आए और किसी के 310 आए, तो 305 वाला अगर 50 रैंक पे है तो 310 वाला वो टॉप 10 में भी आ सकता है। इतना ज़्यादा मतलब कंपटीशन आ गया है। तो इसलिए एक क्वेश्चन गलत जाना भी रैंकर्स के लिए बहुत वो रहता है। बिल्कुल। आपको जो छोटी छोटी गलतियां हैं उन पे फोकस करना चाहिए और आत्ममंथन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी संस्था पे, क्योंकि हमें अपनी वीकनेस खुद से पता है कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं आता। जैसे मुझे FMT मैंने पढ़ के नहीं गया, ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने बोला कि 3 क्वेश्चन गलत चले जाए तो चले जाए, लेकिन इससे रैंक कितनी काफ़ी ख़राब हो सकती है कि अगर तीनों गलत गए, 3 से 4 क्वेश्चन आए वो गलत गए, तो उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स पे, फिर आपको लगेगा। इसके अलावा जैसे हम सोचते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये नहीं करना है, तो जिनको रैंक लानी है, जिनको बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है, उनको तो वो सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। उन पे भी क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता कि आप किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्शनिस्ट हो। 100% होम्योपैथी सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ना ही अलाइड हो सकता, तो इसलिए दोनों पे कमांड करनी होगी। और होम्योपैथी वाला भी सही जाएगा, लेकिन उसमें हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जैसे हंटिंग, रूब्रिक हंटिंग को लेके हो गया, या एफोरिज्म को लेके हो गया, ईयर्स को लेके हो गया। तो जैसे फार्मेसी में कुछ कुछ डाटा वाले चीज़ें हैं, तो उनको भी शुरुआती से ही हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि फार्मेसी में बहुत सारा जो सपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीनाइजेशन वैल्यू, ये सारा जो डाटा है इसको याद करना एक टास्क होता है। जैसे कि मीटर और सेंटीमीटर, इनमें जो ड्रॉप्स की वैल्यू दी है वो वाला पोर्शन भी याद करने वाला। तो जो याद करने वाला पोर्शन है उसको साल भर करो, ताकि आपको वो आखिरी में दिक्कत ना आए।